देव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मेरे प्रिय सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर राकेश मैं आपके लिए राजस्थान का एक वीडियो आज से स्टार्ट किया है। इससे पहले मैं लगातार 2-3 दिन से आपको भारतीय संविधान के संदर्भ में बात कर रहा था और राजस्थान और भारतीय संविधान हम एक साथ लेकर चलेंगे। प्रतिदिन 2 वीडियो आएंगे, आप सभी देखें। मैं महत्वपूर्ण टॉपिक और अच्छे प्रश्न आपके सामने पेश करूंगा। मैंने भारतीय संविधान की बात कर रहा था, तो भारतीय संविधान में मैंने आपको अब तक 4 वीडियो डाली थी। उनमें एक वीडियो थी संविधान सभा की मांग, एक है संविधान सभा, एक प्रारूप समिति और एक डाला था प्रस्तावना। आज मैं आपको बता रहा हूं भारत के राज्य क्षेत्र। भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। भारत का राज्य क्षेत्र का उल्लेख संविधान के भाग 1 में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक, 1 से लेकर के और 4 तक, यानी ऐसे भी लिख दूं 1, 2, 3 और 4 में इस राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि राज्य क्षेत्र किस प्रकार से उल्लेखित है। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से सुनो। हम कई बार इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि भारत क्या है। अनुच्छेद 1 में भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ। भारत एक राज्यों का संघ, जिसे कहते हैं भारत संघ के रूप में परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 1 में। भारत राज्यों का संघ है, अनेक राज्य हैं, इसीलिए इसे भारत संघ नाम से पुकारा गया है। अनुच्छेद 1 में ही हमारे देश को संविधान में भारत और इंडिया 2 नामों से पुकारा गया है। भारत के संविधान में कहीं भी ये उल्लेख नहीं किया गया है, ये भारत का उल्लेख भारतवर्ष या हिंदुस्तान नाम से संविधान में हमारे देश का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ, भारत संघ, और भारत को 2 नामों से उल्लेखित किया है, भारत और इंडिया। अब भारत के लिए संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे यूनियन हम कहते हैं। यूनियन, इसका अर्थ होता है कि भारत, यूनियन का अर्थ होता है कि भारत राज्यों का संघ है। यूनियन का मतलब होता है भारत राज्यों का संघ है, और इसके ये कोई समझौता नहीं है। कोई भी राज्य इस भारत संघ से कभी अलग नहीं हो सकता। ये कोई समझौते का परिणाम नहीं है। भारत संघ, इसमें जैसे अमेरिका है, अमेरिका भी भावी राज्य है, लेकिन वहां फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन और फेडरेशन में आती अलग अलग है दोनों की। यूनियन भी राज्यों का संघ है, फेडरेशन भी राज्यों का संघ है, लेकिन अंतर क्या है?
अंतर यह है कि यूनियन में कोई भी राज्य कभी भी संघ से अलग नहीं हो सकता। ये कोई समझौता नहीं है, ये कोई समझौते का परिणाम नहीं है। जबकि फेडरेशन में कोई भी राज्य अलग हो सकता है क्योंकि एक समझौता है। इसीलिए अमेरिका में फेडरेशन है, भारत में के संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। और अनुच्छेद 1 में ही भारत संघ का विभाजन किया गया है। मैंने इस प्रश्न को अगर आपसे पूछे भारत संघ का कितने भागों में विभाजन है, तो भारत संघ का विभाजन आप 2 नहीं करें। आप कहते क्या हो कि 2 कर देते हो, एक राज्य और एक केंद्र। नहीं, 3 भागों में कुल विभाजन किया गया। एक है राज्य, एक है केंद्र शासित प्रदेश और एक है तीसरा अर्जित प्रदेश। 3 भागों में विभाजन है भारत। प्रश्न आएगा भारत संघ का कितने भागों में विभाजन किया गया है भारतीय संविधान में? तो भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 में भारत संघ का 3 भागों में विभाजन किया गया है। एक है स्टेट राज्य, एक है यूटीएस केंद्र शासित प्रदेश, एक है अर्जित प्रदेश। तो अब एक बार पुनः देखें अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ भारत संघ कहा गया है। और भारतीय संविधान में हमारे देश को भारत और इंडिया 2 नामों से पुकारा गया है। भारत राज्यों का संघ है, इसको परिभाषित यूनियन शब्द से किया गया है, ना कि फेडरेशन। और यूनियन शब्द का अर्थ है कोई भी राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। कभी भी कोई राज्य भारत संघ से अलग नहीं हो सकता, जबकि फेडरेशन में अलग हो सकता है। अनुच्छेद 1 में भारत संघ का 3 भागों में विभाजन किया गया है। भारत संघ को 3 भागों में विभाजन किया है, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित प्रदेश। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं, हम इसी प्रकार इसमें और आगे चलते हैं। ये रहा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है वो देखिए। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है, बात करते हैं अनुच्छेद 2। भारतीय संविधान के भाग 1 में और अनुच्छेद 2 में भारत में कोई बाहरी राज्य के विलय का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में भारत में कोई भी बाहरी राज्य जैसे पाकिस्तान, जैसे बांग्लादेश आदि का पड़ोसी, कोई भी हमारे पड़ोसी आदि का कोई भी राज्य भारत संघ में मिलना चाहता है तो उसे मिलाया जाएगा। ये उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में किया गया है। किसी बाहरी राज्य को भारत संघ में, किसी बाहरी राज्य को भारत संघ में मिलाने का उल्लेख है। अब मिलाने की प्रक्रिया क्या है, ये कार्य संसद करती है। इसके लिए कानून संसद बनाती है। संसद कानून बना करके किसी बाहरी राज्य को, किसी पड़ोसी देश के राज्य को भारत संघ में मिलाने का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 3 में क्या है?
3 में क्या उल्लेख है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। अनुच्छेद 3, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है? 3 में लिखा गया है, 3 में लिखा गया है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया अनुच्छेद 2 में बाहरी राज्य, इसमें भारत संघ में कोई नए राज्य का गठन करना हो, किसी नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन करना हो, किसी राज्य का नाम बदलना हो, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में संशोधन किया जाता है। और जब तक इस अनुच्छेद में संशोधन नहीं होगा तब तक उस राज्य का गठन नहीं होगा। तो किसी राज्य के गठन, किसी नए केंद्र शासित प्रदेश के गठन, राज्य का नाम, राज्य की सीमा में परिवर्तन तभी हो सकता है तब अनुच्छेद 3 में परिवर्तन या संशोधन किया जाए। कैसा हो संशोधन, वो बात की बात है। लेकिन किसी राज्य के गठन के संदर्भ में कानून, केंद्र शासित प्रदेश के गठन के संदर्भ में कानून, राज्य के नाम परिवर्तन या सीमा परिवर्तन संबंधी कानून संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद। लेकिन याद रहे, बहुत बड़ा प्रश्न यहां बनता है, कानून तो संसद बनाएगी, लेकिन संदर्भ राज्यों की विधायिका या विधान मंडल की सलाह ली जाएगी। आप कहेंगे गुरु जी कौन कौन से राज्यों की विधानमंडलों की सलाह ली जाएगी? जिनसे संबंधित विषय है, जिनसे संबंधित संदर्भ है, जिन राज्य का गठन किया, जिस राज्य का विभाजन कर रहे हैं, जिस केंद्र शासित प्रदेश का विभाजन करके नया केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं, जिस राज्य का नाम बदल रहे हैं, उस राज्य की सीमा में परिवर्तन कर रहे हो, उस राज्य की विधानमंडल की सलाह ली जाए। लेकिन आप ये सलाह के लिए समय निर्धारण कौन करेगा? समय निर्धारण करेगा कि विधायिका विधानमंडल कितने दिन में ये सलाह देगा, ये समय का निर्धारण कौन करता है? तो आप याद रहे, राष्ट्रपति, ना कि राज्यपाल। एक बार इस प्रश्न को दिया गया RAS में, तो प्रश्न को कैसे दिया था वो एक बार समझिए। किसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्य के गठन के संदर्भ में विधानमंडल की सलाह का समय निर्धारण करता है उस राज्य का राज्यपाल, उस राज्य की विधायिका, संसद या राष्ट्रपति। तो आप करेंगे राष्ट्रपति। लेकिन ये सलाह देने, इनकी सलाह मानने के लिए बाध्यकारिता नहीं है, बाध्यकारी नहीं है इनकी सलाह। ये भी ध्यान रहे, इनकी सलाह, जैसे आपने तेलंगाना के संदर्भ में वहां की विधायिका ने स्पष्ट मना भी कर दिया, लेकिन फिर भी राज्य बनाया, अर्थात बाध्यकारिता नहीं है। ये ध्यान रहे आप इस प्रश्न को। और समय निर्धारण करेगा राष्ट्रपति। इस प्रकार से ये अनुच्छेद 3। आगे चलेंगे, अनुच्छेद 4 में क्या लिखा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में क्या लिखा है वो देखें। अनुच्छेद 4 सीधा देखिए। मैं अभी आपसे संदर्भ में बात कर रहा था अनुच्छेद 2 और 3 के लिए जो संविधान में संशोधन होंगे वो अनुच्छेद 368 के संवैधानिक संशोधन के तहत सम्मिलित नहीं किए गए हैं। कह क्या रहे
संविधान संशोधन तो इसी अनुच्छेद के तहत होता है। और इस आप कह रहे हो कि अनुच्छेद 2 और 3 के लिए जो संविधान में संशोधन होंगे वो अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन के दायरे में नहीं रखे जाएंगे। इस प्रकार के अब जो 368 के तहत जो भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है वो ये संशोधन में नहीं रखा जाएगा। इसके लिए साधारण बहुमत से जो संशोधन होता है संविधान में वही किया जाता है। जैसे आपको मैं बता देना चाह रहा हूं, आप इंद्रू जी संविधान संशोधन पर कैसे आ गए आपको समझना बहुत जरूरी है। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं ये प्रश्न है। संविधान संशोधन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साधारण बहुमत से किया गया संविधान संशोधन, एक है विशेष बहुमत से किया गया संविधान संशोधन। नंबर 3 विशेष बहुमत और 1/2 राज्यों की सहमति, ये 3 प्रकार का संविधान संशोधन है। प्रश्न आएगा भारत में कितने प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है। भारत में 3 प्रकार के संविधान संशोधन उल्लेखित हैं। नंबर 1 साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष और बहुमत प्लस 1/2 राज्यों की सहमति। ये 2 संविधान संशोधन है। ये अनुच्छेद 368 के तहत सम्मिलित है। अर्थात प्रश्न है, अब यहां प्रश्न बड़ा कठिन हो गया। कैसे? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के संविधान संशोधन है? 3 प्रकार, 1, 2, 3। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, दोबारा सुनिए, लेकिन प्रश्न ऐसे आए कि अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में कितने प्रकार के संशोधनों का उल्लेख? 2, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत और 1/2 राज्यों की सहमति। अभी मैंने आपको कहा, दोबारा ये अनुच्छेद 4 पर, अनुच्छेद 4 में मैंने लिखा है कि अनुच्छेद 2 के 3 के लिए जो संशोधन होंगे वो इसमें नहीं आएंगे, इनमें नहीं आएंगे, मतलब इसमें आएंगे। अर्थात जैसे अब मैंने कहूंगा भारतीय संविधान में इतने संशोधन हो, काउंट यही होता है, इसकी कोई काउंटिंग नहीं होती, ये ध्यान रहे। प्रश्न आएगा, कई प्रकार के हम यहां प्रश्न बनते हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि गुरुजी क्या इस संविधान संशोधन, ये जो संविधान संशोधन है इसका क्या मतलब है? 24वां संविधान संशोधन करते हुए 1970 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये कहा गया, प्रश्न को देखिए, 24वें संविधान संशोधन के तहत 1970 में ये कहा गया कि संविधान संशोधन संबंधी विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं रोक सकता। आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद, कोई भी विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद वह राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसे एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर
अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंध विशेष बहुमत और विशेष बहुमत और 1/2 राज्यों की सहमति यानी अनुच्छेद 368 के संदर्भ के तहत अगर संविधान में संशोधन का विधेयक है, संसद ने पास कर दिया तो उसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ये उल्लेख 24वां संविधान संशोधन करते हुए 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये संविधान संशोधन किया गया। आप कहेंगे गुरुजी ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि संविधान में संशोधन संबंधी जो विषय होगा, संदर्भ होगा, वो बहुत ही सेंसिटिव होगा, संवेदनशील होगा। उसे रोकना गलत है, उसे रोका नहीं जा सकता। अति संवेदनशील विषय होने के कारण उसे जल्दी से पास करना अनिवार्य होता है। इसीलिए इसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। ये ध्यान रहेगा। दूसरी बात, क्या आप कहोगे साहब न्यायालय चुनौती दे सकता है? हाँ, दे सकता है। 99वां संविधान संशोधन पर 2015 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसे चुनौती दी थी। क्या दी थी? चुनौती। अर्थात उच्चतम न्यायालय इस संविधान संशोधन को चुनौती तो दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं रोक सकता। आप कहोगे साहब किस प्रकार से रोकेगा? न्यायालय चुनौती तभी दे सकता है जब भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना में परिवर्तन ऐसा लग रहा है कि जो संविधान संशोधन किया जा रहा है उससे संविधान की आधारभूत संरचना में परिवर्तन हो सकता है। आधारभूत ढांचे में, मूल ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है तो उसे माननीय न्यायालय इस प्रकार के संविधान संशोधन को रोक सकता है, चुनौती दे सकता है। इसी प्रकार मैं आपको थोड़ा सा आगे चलकर बताना चाह रहा हूं, वो देखिए। आप कहोगे गुरुजी इसी प्रकार कि संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में एक बात और बताना चाह रहा हूं। मान लीजिए ये है राज्यसभा और ये है लोकसभा। मान लीजिए लोकसभा ने अनुच्छेद 368 के संदर्भ में, संविधान संशोधन के संदर्भ में कोई विधेयक पास कर दिया विशेष बहुमत से और पास करने के बाद कहां भेज दिया? राज्यसभा। लेकिन राज्यसभा ने पास नहीं किया, उससे पहले ही लोकसभा भंग हो गई। पर्याप्त बहुमत नहीं होने के कारण या कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने के कारण अगर लोकसभा भंग हो गई तो विधेयक भी निरस्त माना जाएगा। दोबारा सुनिए, लोकसभा ने अनुच्छेद 368 के लिए, संविधान संशोधन के लिए लोकसभा ने कोई विशेष बहुमत से विधेयक लिया और विधेयक लेकर के कहां भेज दिया? राज्यसभा। लेकिन राज्यसभा में पास होने से पहले ही अगर मान लीजिए लोकसभा उधर भंग हो गई तो विधेयक भी निरस्त। लेकिन अगर मान लीजिए उल्टा चल गया, अब इधर से राज्यसभा ने कोई विधेयक पास कर दिया अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के संदर्भ और वह विधेयक कहां पहुंच गया? लोकसभा में भेज दिया। अब लोकसभा पास करने से पहले ही भंग हो गई मान लीजिए, तो नई लोकसभा बनेगी चुनाव के बाद, उस नई लोकसभा में वही विधेयक रख दिया जाएगा, अर्थात
विधेयक नष्ट नहीं होगा। दोबारा सुनो, लोकसभा ने कोई विधेयक पास कर दिया विशेष बहुमत से और राज्यसभा में भेज दिया, लेकिन राज्यसभा में पास होने से पहले ही अगर लोकसभा भंग हो गई तो विधेयक भी निरस्त। लेकिन राज्यसभा ने कोई विधेयक पास करके लोकसभा में भेज दिया और लोकसभा में पास होने से पहले ही अगर लोकसभा भंग हो गई तो विधेयक नष्ट नहीं माना जाएगा। विधेयक नष्ट नहीं माना जाएगा। चुनाव के बाद नई लोकसभा बनेगी, उसमें वही विधेयक रख दिया जाएगा जो पहले भेजा। एक अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन संबंधी विधेयक है, अगर इस पर लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो जाता है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। संयुक्त बैठक तो आप जानते होंगे, अनुच्छेद 108 के तहत भारत का राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा में किसी विधेयक पर विवाद हो जाता है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला लेता है। लेकिन इस संविधान संशोधन संबंधी जो विधेयक है, इस पर ना तो संयुक्त बैठक बुला सकता और 24वां संविधान संशोधन करके 1970 में ये कहा गया कि राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए भी नहीं भेज सकता। एक प्रश्न है सर, एक प्रश्न है, वो देखिए, मैं वो भी आज आपको बता रहा हूं, वो देखिए सर। प्रश्न ये है, कई बच्चे मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि सर अनुच्छेद 2A, मैंने कहा आपसे पहले यहां देखिए 2 और 3 के लिए, अनुच्छेद 2 में और 3 में, 2 में तो बाहरी राज्य, कोई बाहरी राज्य अगर भारत में आकर मिलना चाहे तो मिल सकता है। कोई बाहरी राज्य पड़ोसी देश का राज्य भारत में आए तो इसके तहत मिलाएंगे। और भारत में ही जनसंख्या बढ़ती है तो राज्यों की संख्या में वृद्धि, राज्य की सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, वो 3 में। और इनके लिए संविधान संशोधन होता है। लेकिन संशोधन मैंने 3 प्रकार के बताए, इनमें साधारण बहुमत वाला है, ये संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। फिर अनुच्छेद 2 है, तो ऐसे पता लगता होगा बाद में जोड़ा गया है, मूल संविधान में तो था नहीं। मैं आपको बता देता हूं, सिक्किम राज्य के गठन के संदर्भ में है ये अनुच्छेद। आप कहोगे गुरु जी क्या है ये? मैं आपको बता देता हूं, 35वां संविधान संशोधन करके 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया और इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया। सह राज्य क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जिनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, उन्हें सह राज्य कहते हैं। तो सिक्किम को इसकी विधानसभा में सीटों की संख्या 32 थी, वो 60 का उल्लंघन था, इसीलिए और सह राज्य का दर्जा देने के लिए 75वां संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन करके 1975 में सिक्किम को सह राज्य का क्या दिया गया? दर्जा। अब ये जो संविधान संशोधन है वो ये है, ये नहीं साधारण, इनकी इसमें तो साधारण से ही काम चल जाता है। मैंने कहा साधारण बहुमत वाला, ये नहीं, ये नहीं, इसमें ये है, ये नहीं। आपको साहब आपने अभी तो कहा कि अनुच्छेद 3 में कि नए राज्य का गठन, राज्य का सीमा में, अनुच्छेद 3 में मैंने कहा नए राज्य का गठन, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, जितने भी इस प्रकार के परिवर्तन होंगे उनके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। इस संविधान संशोधन से ही काम चल जाएगा। तो बस सिक्किम के लिए क्यों? मैं आपको बता देता हूं, ये 3 श्रेणी है। एक मैंने पहले अनुच्छेद 1 में बताया, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित राज्य, इन प्रदेश, इन तीनों में ही नहीं है ये अलग से। और ये 60 का भी उल्लंघन है, एक विशेष राज्य का गठन किया गया, इसीलिए ये 35वां संविधान संशोधन करके 1975 में अनुच्छेद
2A के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन 36वां संविधान संशोधन करके ये सह राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार सह राज्य का दर्जा समाप्त हो गया, सिक्किम एक सामान्य राज्य बन गया। इस प्रकार के प्रश्न है। तो ये है भारतीय संविधान का भाग फर्स्ट। कोई दिक्कत हो आप मैसेज करें, मेरे फोन नंबर रहें, उन पर आप बात कर सकते हैं। मैं अभी दौसा के बाहर जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को बार बार देखें, एक बार नहीं, एक से अधिक बार देखें, पूरा वीडियो एंड तक देखें। आप क्या शुरू में एक दो लाइन देखते हैं, मैं जुड़े हुए टॉपिक ले रहा हूँ, टफ ले रहा हूँ, RS लेवल से ले रहा हूँ, एक अच्छा लेवल रख के आपको पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है मुझसे जुड़े रहें, देव क्लासेज यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। आप एक तो बहुत बड़ी समस्या आपकी है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, उससे हमें उत्साह नहीं मिलता। आप फोन तो करते हो, सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, लेकिन आप मैसेज करें, कोई कमियां हो तो हमें अवगत कराएं। बाहर के लोग भी बहुत देखते हैं, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि हम लगातार इस परिस्थिति में भी आपके लिए वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। कभी मिस्टेक नहीं होगी कि हम आपको गैप दें, रेगुलर डालते रहेंगे। मैं डॉक्टर राकेश नायक सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।